हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहां पे सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये क्लास आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए या इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पर हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वांग्मय का संधि विच्छेद आपको बताना है। दिया गया है वाक्धन्मय, वाग्धन्मय, वाक्धन्मय या वाग्धन्मय। तो वांग्मय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वांग्मय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कौन सी संधि है? तो इधर भी व्यंजन है और इधर भी, तो हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो जाएगी। और रूल कौन सा लग रहा है? तो दोस्तों, प्रथम अक्षर आ जाए, प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का, प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाए और उसका जब मेल होगा माँ से या ना से, तो जो प्रथम अक्षर है उसी वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? पंचम अक्षर में, पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है वाक धन्मय, तो यहाँ पे जो है ये है का, इसके नीचे हलंत लगा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, अब ये केवल व्यंजन है। वाक धन्मय, तो यहाँ पे पंचम अक्षर है का वर्ग का, तो ये किस में बदल जाएगा? उसी वर्ग के पंचम अक्षर यानी कि अंगा में, और मय हो जाएगा वांग्मय। इसी तरह से सत धन मार्ग, सत धन मार्ग क्या बन जाएगा? और यहाँ पे टावर का पहला अक्षर है और ये बन जाएगा, टावर का पंचम अक्षर क्या होता है? ना। तो या तो ना के नीचे हलंत लगा करके लिखें या जो है आधा ना भी लिख सकते हैं, तो सन्मार्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ज़्यादा सही होगा। और इसी तरह से जो है आपका हो जाता है षट धन मास, तो यहाँ पे टावर का पहला अक्षर है षट और इधर जो है माँ है, तो क्या बन जाएगा? सन्मास, सन्मास। ठीक है, यहाँ पे जो है टावर का पांचवा अक्षर आ गया, पंचम अक्षर। इसी तरह से जो है इधर उन्नति हो जाएगा, उद्धन नति, तो यहाँ पे जो है ना आ गया, तो ना आए या माँ है, और इधर जो है टावर का पहला अक्षर, तो उन्नति हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, वाग्धन्मय, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब दिया है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? अस्त्रीकरण का विलोम बताना है, क्या होगा? निरस्त्रीकरण या यंत्रीकरण या वस्त्रीकरण या शस्त्रीकरण। तो अस्त्रीकरण का हो जाएगा निरस्त्रीकरण, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा बताइए मुदित का, मुदित का विलोम क्या होगा? तो मुदित का विलोम हो जाएगा खिन्न। और उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। और एकत्र का बताइए क्या होगा? एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। और अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ मतलब जिसको कुछ ना पता हो, और विज्ञ मतलब जिसको सब कुछ पता हो। और आबाल, आबाल का बताइए क्या होगा? आबाल का विलोम हो जाएगा वृद्ध। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा निरस्त्रीकरण। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी में समास बताना है अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें जो है पहला पद विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? विशेष से, या जो है पहला पद उपमेय, पहला पद क्या होता है? उपमेय होता है, और दूसरा पद जो है उपमान होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी पहला पद विशेष से और दूसरा पद विशेषण हो जाता है, इसी तरह उपमेय और उपमान में भी हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी इसमें जो है विशेषण विशेष का संबंध है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मेरे हाथ में कलम है वाक्य में कौन सा कारक है?
कारक बताना है, अधिकरण कारक, तो इसकी विभक्ति क्या होती है, में या पर, में या पर। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, तो इसकी विभक्ति होती है से, और अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, या जो है दूर जाने के अर्थ में, दूर जाने के अर्थ में। और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, इसकी जो है के लिए, के लिए इसकी विभक्ति होती है, या को भी इसकी विभक्ति होती है, लेकिन देने के संबंध में, देने के संबंध में। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, की, के, या जो है ना, नी, ने, और या रा, री, रे। तो यहाँ पे जो है मेरे हाथ में कलम है, में यहाँ पे आ गई, तो कौन से कारक की विभक्ति हो जाएगी, अधिकरण कारक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विशेषण की, तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, और ये जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उनको कहते हैं विशेषण। 4 तरह के होते हैं, चारों प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। एक आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण, तो ये जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो सर्वनाम लग जाते हैं उनको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ये लड़का मेरा भाई है, ये लड़का मेरा भाई है, या ये किताब मेरी है, तो लड़का के पहले ये लग गया जो कि सर्वनाम है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जो है ज़्यादातर ये है या वो, ये सब आ जाते हैं ज़्यादातर। और परिमाणवाचक विशेषण, तो ऐसे सब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। इसमें जो है 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा निश्चित, एक हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो आलू, 3 लीटर दूध, ये सब। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये जो है इसमें निश्चित नहीं होगा, जैसे कि थोड़ा या बहुत या कुछ, ये सब आ जाएंगे। और गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, तो इसमें जो है किसी वस्तु की या किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, आकार, रंग, इसका सबका बोध कराते हैं, तो वो आ जाते हैं गुणवाचक में। संख्यावाचक में जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, जैसे 1, 2, 3 या 4 या 5, तो निश्चित संख्यावाचक होंगे। और अनिश्चित संख्यावाचक में जो है, अनिश्चित संख्यावाचक में जो है संख्या निश्चित नहीं होगी, जैसे कि कुछ हो जाएगा, कुछ आम या कुछ अमरूद, तो ये जो है अनिश्चित में आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अच्छे बच्चे के बारे में पूछा गया, तो ये हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं। परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराते हैं और संख्यावाचक संख्या का, तो बचेगा गुणवाचक। तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं, जो सार्वनामिक ना हो, परिमाणवाचक ना हो, संख्यावाचक ना हो, वो सब जो है जो भी बचे वो गुणवाचक में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों ओष्ठ, महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण बताना है। तो अगर हम बात करते हैं ओष्ठ की, तो पा वर्ग के सारे व्यंजन जो है ओष्ठ होते हैं, पा वर्ग के सारे व्यंजन ओष्ठ होते हैं। और उसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, स्वरों में जो है 2 स्वर हो जाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है ओष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे जो है पा वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं, पा, फा, बा, भा, तो भा हो जाएगा और भा, ये जो है फा हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन से गए। और इसमें महाप्राण और घोष बताना है कौन सा है जो महाप्राण भी हो और घोष। तो महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण में जो है 2 अक्षर है महा, तो इसमें जो सम संख्या पे आते हैं, दूसरे और चौथे नंबर पे, किसी वर्ग के दूसरे और चौथे नंबर पे आने वाले वर्ण जो है महाप्राण होते हैं। और अल्प प्राण की बात करते हैं, तो अल्प में 3 अक्षर हैं, तो इसमें जो विषम संख्या पे आते हैं, पहले और दूसरे और 5वें नंबर पे, वो हो जाते हैं अल्प प्राण। और अगर बात करते हैं अघोष की, तो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं अघोष। और घोष या सघोष की बात करते हैं, घोष या सघोष, तो चौथे और 5वें नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं सघोष। तो यहाँ पे जो है
भा की बात करते हैं तो ये जो है किस नंबर पे है, पा फा बा भा चौथे नंबर पे, और फा जो है हो जाएगा पा फा दूसरे नंबर पे। तो महाप्राण हमें देखना है, महाप्राण दूसरे और चौथे पे होना चाहिए, तो दूसरे पे ये भी है और ये चौथे पे है, तो ये दोनों महाप्राण भी हैं। और घोष देखना है तो घोष कौन से होते हैं, चौथे और पांचवें वाले, तो चौथे पर है भा, तो भा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, दिया गया है बुद्धि काम में लाना, तो बुद्धि काम में लाना के लिए हो जाएगा अक्ल खर्च करना, मूर्खता दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, घुड़सवार बन जाना, तो ये तो होगा नहीं, केवल कल्पनाएं करते रहना, ये जो है इसका राइट आंसर है, केवल कल्पनाएं करते रहना, यानी कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों आत्मत्याग इसमें क्या है, गा या त्याग या आ या आत्म, तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो यहाँ पे त्याग और गा तो होगा नहीं, और आ भी यहाँ पे नहीं होगा, आत्म हो जाएगा। त्याग में लगाते हैं आत्म तो बन जाता है आत्मत्याग, इसी तरह आत्म उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे आत्मज, अज में लगाते हैं आत्म तो बन जाता है आत्मज, और आत्मोत्सर्ग, उत्सर्ग में जो है आत्म लगाएंगे तो आत्मोत्सर्ग हो जाएगा, और इसके अलावा जो है आत्मोद्धार, आत्मोद्धार और आत्मीकरण, आत्मीकरण हो जाएगा, और इसके अलावा जो है आत्मोन्नति, उन्नति में जो है लगाएंगे आत्म तो बन जाएगा आत्मोन्नति, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आत्म। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है, तो दोस्तों मूर्धन्य और अल्पप्राण और घोष व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य की बात करते हैं तो टा वर्ग, टा वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, और इसके अलावा टा वर्ग के अलावा जो है मूर्धन्य की बात करते हैं तो एक आपका हो जाता है री, री और सा, तो ये जो है टा वर्ग के सारे व्यंजन और री और सा ये जो है मूर्धन्य व्यंजन हो जाते हैं, री तो खैर स्वर है, तो यहाँ पे जो है इसके अलावा अल्पप्राण भी होना चाहिए और घोष होना चाहिए, तो अल्पप्राण जो है मैंने आपको बताया था, अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहले और तीसरे और पांचवें नंबर वाले, और महाप्राण जो है ये दूसरे और चौथे वाले, और अघोष, अघोष जो है पहले और दूसरे और तीसरे नंबर वाले, और घोष जो है चौथे और पांचवें नंबर वाले, तो अल्पप्राण कौन सा हो जाएगा, जो पहले तीसरे और पांचवें नंबर पे होगा, और टा वर्ग का होना चाहिए, तो टा ठा डा, यहाँ पे भा और धा तो हो हट जाएगा, ठा और डा में देखना है आपको, तो ठा ये जो है टा ठा दूसरे नंबर पे आता है, तो ये तो जो है दूसरे नंबर वाला महाप्राण हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गया, यानी कि डा जो है राइट आंसर हो जाएगा। डा की बात करते हैं तो ये जो है अल्पप्राण में आ जाएगा, क्योंकि अल्पप्राण में पहले तीसरे और पांचवें नंबर वाले आते हैं, और डा जो है किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, और अघोष में जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर वाले आते हैं, तो ये तीसरे नंबर पे है, तो डा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है, कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली, गढ़वाली, तो कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली ये सभी क्या है, पहाड़ी बोलियां हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुंदेली। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आता है, ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसके अलावा जो है कन्नौजी आ जाता है, कन्नौजी, और इसके अलावा ब्रज भाषा, ब्रज, और खड़ी बोली जिसको कभी कभी कौरवी लिख करके आ जाता है, खड़ी बोली या कौरवी एक ही चीज़ है, इसके अलावा बांगरू जो कि हरियाणवी भाषा होती है, हरियाणवी या बांगरू, तो पश्चिमी हिंदी में जो है ये सब आ जाते हैं, और कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली, और इसके अलावा एक जो है कुल्लुई, ये सब जो है पहाड़ी बोली में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा बुंदेली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण इसमें से बताना है, दिन रात किस तरह का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो दोस्तों ये जो है
किसी क्रिया की या जो है विशेषण की या इसके अलावा कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है, लड़की, ये है संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बतलाएंगे तो वो होंगे विशेषण। तो यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ सीता सुंदर लिखती है, सुंदर लिखती है, तो लिखना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बतला रहा है सुंदर। तो अब ये यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण जो है कितने तरह के होते हैं, तो ये 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे चारों प्रकार दिए गए हैं। परिमाणवाचक, इसमें जो है ये परिमाण का बोध कराते हैं, क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं। इसमें जो है बहुत या जो है काफ़ी या थोड़ा सा या कुछ या केवल, ये सब आ जाता है। और कालवाचक में जो है कालवाचक, तो ये जो है क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं कालवाचक। और रीतिवाचक, तो रीतिवाचक ये जो है तरीके, रीत मतलब तरीका, तो क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, या जो है सावधानी से, सावधानी से, ये सब जो है क्या आ जाएंगे रीतवाचक में। स्थानवाचक की बात करते हैं तो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का जो बोध कराते हैं वो होते हैं स्थानवाचक। जैसे कि यहाँ या वहाँ, या जो है इधर उधर, इधर या उधर, इधर या उधर, या ऊपर नीचे, ये सब जो है आ जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। और कालवाचक में जो है जो समय का बोध कराते हैं, जैसे कि दिन भर या दिन रात, दिन भर या दिन रात। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस वाक्य में दिन रात जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है। त्रिपुर धन अरी या त्रिपुर धन रारी या त्रिपुरा धन री या त्रिपुरा धन आरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है त्रिपुरारी, इसका संधि विच्छेद होता है त्रिपुर धन अरी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, त्रिपुर धन अरी क्या बन जाता है, त्रिपुरारी। और यहाँ पे जो है आ है और इधर भी आ है, आ मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। दिया गया है सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत। तो यहाँ पे जो है सामान्य भविष्य, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। और भविष्य काल की बात करते हैं तो इसके जो है 3 भेद होते हैं। एक तो हो जाएगा सामान्य भविष्य, और एक हो जाएगा संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, और एक हो जाएगा हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। तो सामान्य भविष्य में क्या हो जाएगा, इसमें जो है किसी क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है, उसको कहते हैं सामान्य भविष्य। जैसे कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। संभाव्य में क्या होगा, तो भविष्य में किसी काम के होने की संभावना होती है, जैसे कि शायद राम आज घर आए या शायद आज मेहमान घर आए। तो ये सब जो है संभाव्य में आ जाएंगे। और हेतु हेतु मद में क्या होता है, इसमें जो है कोई शर्त दी रहती है कि भविष्य में ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये सब जो है हेतु हेतु मद में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल सामान्य भविष्य इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। महावीर, आग्नेय, हरीश, मारुत। तो दोस्तों महावीर, हरीश और मारुति ये सब हनुमान जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आग्नेय। आग्नेय मतलब अग्नि संबंधी। तो ये जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। महावीर, हरीश, मारुति। और इसके अलावा जो है याद रखेंगे पवन सुत, पवन सुत और आंजनेय, आंजनेय या अंजनी पुत्र, ये हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा आंजनेय।
कपीस या कपीश्वर, और इसके अलावा केसरी नंदन, केसरी नंदन। तो ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, हनुमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध, इनका जो है पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये जो है इनका टाइटल था। तो यहाँ पे जो है मुक्तिबोध इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसके अलावा महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो इनकी जो है रचना यामा आप याद रखेंगे, और इसके अलावा जो है नीरजा, नीरजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रश्मि, और अज्ञेय की बात करते हैं तो अज्ञेय, इनकी जो है रचना याद रखेंगे शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। इसके अलावा जो है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। निराला की सुमित्रा नंदन पंत निराला, इनकी जो है याद रखेंगे अनामिका, और इसके अलावा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। तो फिलहाल यहाँ पे मुक्तिबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्युक्त में उपसर्ग आपको बताना है अत्यु या अति या उक्ति या वित्त। तो दोस्तों अत्युक्ति, ये जो है अति धन उक्ति से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो ये जो है यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। यण संधि आप आराम से पहचान सकते हैं अगर आपको या मिल जाए या वा मिल जाए, और इसके पहले आधा अक्षर या वा के पहले अगर आधा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे यण संधि ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अति। और इसके अलावा जो है अति उपसर्ग से बनने वाले आप शब्द याद रख सकते हैं, जैसे कि अत्यंत, अत्यंत हो जाएगा, यहाँ भी यण संधि है। और इसके अलावा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय अति और इंद्रिय से मिलकर के बना है। और यहाँ पे जो है दीर्घ संधि हो जाएगी, अतीन्द्रिय में दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसके अलावा जो है अतीत याद रखेंगे, अतीत। और इसके अलावा जो है अत्युत्पादन, अत्युत्पादन। और इसके अलावा जो है अत्यंत हो गया, अत्यल्प हो सकता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अति। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो यहाँ पे जो है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी, ये जो है किसका बोध करा रहा है? ये मात्रा का बोध करा रहा है, मेरी थोड़ी सी मदद करो। तो यहाँ कालवाचक तो होगा नहीं, रीतिवाचक भी नहीं होगा, स्थानवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है परिमाणवाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है एक है आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आई तो रोजी नहीं तो रोजा दिया है धोखा देना, या किसी से कोई वास्ता न रखना, या कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, या अन्याय करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक है, धोखा देना, इसके लिए जो है मुहावरा क्या होगा? तो इसके लिए जो है हो जाएगा चूना लगाना, चूना लगाना। किसी से कोई वास्तव न रखना, सॉरी किसी से कोई वास्ता न रखना, इसके लिए जो है लोकोक्ति क्या होगी? तो किसी से कोई वास्ता न रखना, इसके लिए जो है उद्धव का लेना ना माधव का देना, उद्धव का लेना ना माधव का देना, माधव का देना। अन्याय करना, इसके लिए जो है मुहावरा क्या हो जाएगा? तो अन्याय करना, इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? अंधेर करना, अंधेर करना। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। फिर अगला है सोद्देश्य का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सोद्देश्य, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। शोधन देश से नहीं होगा, शोधन देश से ये भी नहीं होगा,
शोध धन देश से नहीं होगा, साधन उद्देश्य। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, साधन उद्देश्य। और संधि बताइए कौन सी होगी, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इधर जो है छोटा आ है या बड़ा आ, और इसका जब मेल होता है, या तो जो है इसका मेल मान लीजिए होता है छोटी ई या बड़ी ई से, तो बन जाता है उसका ए। और अगर इसका मेल होगा छोटा आ या बड़ा आ का मेल होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो बन जाता है ओ। और आ का मेल होगा किससे, री से, तो बन जाता है अर। जैसे यहाँ पे इस वाले का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका जो है यहाँ पे स्वा धन इच्छा, तो यहाँ पे जो है आ हो गया और यहाँ पे ई, आ और ई मिलकर के बन जाता है ए, तो बन जाता है स्वेच्छा। स्वेच्छा, तो ये जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, ये गुण संधि। इसमें जो है लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये यण संधि का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाक्य के पहले आधा अक्षर आया है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा स्वेच्छा में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। और इसके अलावा जो है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि में आप देखेंगे यहाँ पे आ है, यहाँ पे री, तो ये क्या बन जाता है, आ और री मिलकर के बन जाता है अर, तो क्या बन जाएगा, महर्षि। महर्षि हो जाएगा, या सप्तर्षि हो जाता है इसी तरह से, सप्त और ऋषि मिला करके, सप्त और ऋषि मिला करके क्या बन जाता है, सप्तर्षि। सप्तर्षि, ठीक है। और ऊ और ऊ वाला तो यहाँ पे है ही है, सा धन उद्देश्य, तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, और आ ओ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, तो यहाँ पे जो है क्या बन जाता है, सोद्देश्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दिया गया है लिमा, इमा, मा और नीली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा, इमा। प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं, तो नील जो है मूल शब्द है और उसमें इमा प्रत्यय लग गया तो बन गया नीलिमा। और इमा प्रत्यय से बनने वाले और शब्द हो जाएंगे लालिमा, लालिमा या गनिमा, या जो है पूर्णिमा, पूर्णिमा हो जाएगा, और महिमा। तो ये सब जो है इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह है दुर्दांत का विलोम होगा निर्दोष, सज्जन, नम्र या शांत। तो दुर्दांत का विलोम क्या हो जाएगा, निर्दोष ये जो है दोषी का होता है, और सज्जन, सज्जन का जो है क्या हो जाएगा, दुर्जन। नम्र का क्या हो जाएगा, नम्र का उग्र हो सकता है, या जो है धृष्ट हो सकता है, नम्र का उग्र या धृष्ट। और दुर्दांत का क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिया गया है अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। तो क्रोधित होना जो है इसके लिए हो जाएगा आग बबूला होना, अपने को बहुत बड़ा समझना। तो अर्श पर होना इसका मतलब हो जाएगा अपने को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ है तमाशा करना। तो तमाशा से याद रखेंगे घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठी शान के लिए पैसे बर्बाद करना, या झूठी शान के लिए जो है अपना नुकसान करना। कच्ची गोली खेलना के लिए जो है क्या हो जाएगा, अनुभवहीन होना। असंभव कार्य करना के लिए जो है बताइए क्या होगा, तो इसके लिए जो है हथेली पर सरसों उगाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अनुभवहीन होना इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। दिया गया है लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। तो अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, तो जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति जो है एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके जो है 5 भेद होते हैं, 4 यहाँ पे दिए गए हैं, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और एक हो जाएगा अंत्यानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, तो इसमें जो है एक शब्द जो है 2 बार आता है, लेकिन अर्थ जो है दोनों बार सेम होता है, वहां पे होता है लाटानुप्रास। जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पे पूत 2 बार आ गया
और तो का धन संचय, ये सब जो है दो दो बार आ रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है इनका अलग अलग नहीं है। यहाँ पे पूत जो है दोनों जगह पूत का अर्थ पुत्र ही है, इसी तरह से धन या संचय सबका अर्थ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे लाटा अनुप्रास हो जाएगा। जहाँ पे शब्द रिपीट होते हैं लेकिन शब्दों का अर्थ वही रहता है, अगर शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है तब तो वहाँ पे यमक हो जाता है। और वृत्त्यानुप्रास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में इसमें जो है एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे रा जो है वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे कि हो जाएगा दिनांत था, दिनांत था, दीनानाथ, दीनानाथ डूबते, और फिर आगे और भी लाइन है, तो यहाँ पे जो है दिनांत में दा ना ता ये सब भी जो है ता वर्ग के हैं, और था भी यहाँ पे जो है ता वर्ग का हो जाएगा। फिर दीनानाथ में भी दा ना ना था और यहाँ पे ता, तो ये सभी जो है ता वर्ग के व्यंजन हो जाते हैं। तो एक ही वर्ग के व्यंजन जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। और छेकानुप्रास में क्या होता है, तो इसमें जो है एक वर्ण दो बार आता है, वहाँ पे होता है छेकानुप्रास, जैसे कि अति आनंद मगन महतारी, मगन महतारी, तो यहाँ पे एक वर्ण मगन और महतारी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब दोहराना, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होता है छेकानुप्रास। और यहाँ पे आ और आ ये भी मिलते जुलते हैं, तो अति आनंद मगन महतारी इसमें जो है छेकानुप्रास है। और यहाँ पे आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, एक बार आवृत्ति का मतलब है कि वो जो है दो बार आएगा, आवृत्ति का मतलब क्या होता है दो बार आना, तो एक बार जब आवृत्ति होगी यानी कि दो बार आएगा, तो अति आनंद मगन महतारी माँ जो है दो बार आ गया, तो यहाँ पे जो है छेकानुप्रास इसका राइट आंसर होगा। और अंत्यानुप्रास में क्या होता है, तो अंत्यानुप्रास में अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे कि कहत नटत, कहत नटत रीझत खिजत, रीझत खिजत, और खिलत लजियात, खिलत लजियात, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम वर्ण ता जो है सब में आ रहा है, कहत नटत रीजत खिजत खिलत लजियात, तो अंतिम वर्ण की जब आवृत्ति होगी तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा, अंतिम से आप याद रखेंगे अंत्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छेकानुप्रास इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक की व्यक्ति क्या होती है से, और ये जो है अलग होने के संबंध में, अलग या दूर जाने के संबंध में जो है, और संप्रदान कारक की जो है क्या हो जाती है के लिए या को, और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो इसकी जो है में या पर, और संबोधन कारक की जो है हे या ओ या जो है अरे, ये सब आ जाता है इसमें संबोधन कारक में। तो हे राम मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा संबोधन कारक। तो कारक जो है कितने होते हैं, कारक के भेद होते हैं 8, यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 जो बाकी बच जाते हैं वो कौन से हैं, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है ने, फिर जो है इसके बाद कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक की जो है क्या होती है को, और कौन सा बच गया संबंध कारक, संबंध कारक की जो है क्या होती है का की के या रा री रे या ना नी ने, ये सब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है कौन सा बच गया है, तो एक बच गया अपादान हो गया, संप्रदान, अधिकारण, संबोधन, करण, तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है से या के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संबोधन कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिस वस्तु को पहना ना गया हो, अपरिणीत, अपरिणीत जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, यानी कि जिसका विवाह ना हुआ, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो। और अपरहत इसका राइट आंसर होगा, जो वस्त्र पहना ना ही गया हो उसको क्या बोलते हैं अपरहत, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनमेष का मतलब क्या होता है, अनमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, या इसको अपलक भी कहते हैं। और अप्रशस्त,
अप्रशस्त, इसका क्या हो जाएगा, तो जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रशस्त। योग्यता ना हो, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो वो हो जाता है अप्रशस्त। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपराहत। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखा है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना जो है कैसे लिखा जाएगा, इसकी सही वर्तनी क्या होगी, ज्योत्सना, यहाँ पे ये गलत है, ज्योत्सना में जो है आधा ता और आधा सा होता है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ज्योतिष्ना या ज्योत्सना ये नहीं होगा, इसमें पूरा ता दिया गया है, तो ज्योत्सना इसमें आधा ता होता है और आधा सा होता है और ना, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह फॉन्ट लेता है, तो ये जो है सही है। और इसके अलावा जो है महंगा, महंगा जो है बताइए, ये महंगा सही लिखा है या गलत है। और इसके अलावा जो बताइए वैयक्तिक, वैयक्तिक ये सही है या गलत है, तो महंगा जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है चंद्र बिंदु होता है और वैयक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक, वैयक्तिक, ठीक है। और इसके अलावा जो है राजनैतिक दे देता है एग्जाम में, तो राजनैतिक गलत होता है, इसकी सही वर्तनी होती है राजनीतिक, राजनीतिक। निःशुल्क, ये निःशुल्क जो है गलत होता है, निःशुल्क, सही वर्तनी ये हो जाएगी निःशुल्क। और उसके अलावा जो है उज्ज्वल की वर्तनी क्या होगी, तो उज्ज्वल में आप याद रखेंगे दोनों जा जो है आधे होते हैं, उज्ज्वल। तो फिलहाल यहाँ पे ज्योत्सना की सही वर्तनी बी ऑप्शन हो जाएगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस जहाँ पे सरिस आपको दिख जाए या सम दिख जाए या समान दिख जाए या सा सी से ये सब दिख जाए, वहाँ पे क्या होता है उपमा अलंकार, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें जो है उपमेय, उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से। उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे कि सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पे जो है सीता का मुख, मुख हो गया उपमेय और उपमान क्या हो जाएगा चंद्र, तो ये जो है मुख हो जाएगा उपमेय और उपमान हो जाएगा चंद्र। सा क्या हो जाएगा, तो सा हो जाएगा वाचक शब्द, वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे साधारण धर्म, साधारण धर्म। तो जिसमें जिस पंक्ति में ये चारों चीजें पाई जाएंगी, उपमेय भी, उपमान भी, वाचक शब्द भी और साधारण धर्म भी, वो होगा पूर्ण उपमा। तो पूर्ण उपमा हो जाएगा। उपमा के दो भेद होते हैं, एक हो जाता है पूर्ण उपमा और एक हो जाता है लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। तो जहाँ पे जो है ये चारों चीजें पाई जाएंगी वो हो जाएगा पूर्ण उपमा, और चारों में से कोई भी अगर नहीं है तो वो हो जाएगा लुप्त उपमा। तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। दिया गया है क्रिया अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, लिंग वचन या काल के आधार पर, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया अविकारी तो होता नहीं है, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम जाता है, लेकिन अगर सीता कहेंगे तो सीता जाती है, तो लिंग अगर चेंज किया तो जो है विकार आ गया, उसमें अविकारी नहीं होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। तो धातु जो है ये विकारी रूपों में नहीं पाया जाता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसे पढ़ना जो क्रिया है, तो इसमें जो है पढ़ ये क्या है मूल धातु, और ना जो है लगाते हैं तो ये बन जाता है क्रियापद। तो कोई भी क्रियापद हो उसमें जो मूल धातु होती है, सब में जो है मूल धातु होती है। तो जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में, क्रिया के जितने भी रूप होंगे उसमें जो है
मूल धातु पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है, केवल विकारी रूपों में नहीं पाया जाता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जिम्मेदार व्यक्ति होना, तो ये तो होगा नहीं। गुण के विपरीत नाम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि आंख के तो अंधे हैं लेकिन नाम क्या है? नयन सुख, तो यानी कि गुण के विपरीत नाम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा शब्द चमक का पर्यायवाची नहीं है? प्रभा, द्युति, मलय या दीप्ति। तो प्रभा ये जो है चमक का पर्यायवाची हो जाएगा, और द्युति ये जो है ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो द्युति ये भी चमक का पर्यायवाची है। मलय, तो मलय जो है चंदन का पर्यायवाची है, और दीप्ति ये भी चमक का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मलय। चमक के और इसके अलावा पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो आभा, और इसके अलावा ज्योति, आभा हो जाएगा और ज्योति हो जाएगा, और इसके अलावा कांति हो जाएगा। कांति मतलब भी क्या होता है? चमक होता है। और अगर हम बात करते हैं चंदन की, तो चंदन का पर्यायवाची मलय हो जाता है, और इसके अलावा जो है चंदन के पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा? दिव्यगंध। दिव्यगंध भी चंदन का पर्यायवाची होता है। हरिगंध होता है, हरिगंध हो जाएगा, और एक जो है दारूसार, दारूसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, लता गीत गा रही थी, इनमें से किस काल का उदाहरण है? दिया गया है पूर्वभूत, तो पूर्वभूत नहीं होता, पूर्णभूत। पूर्णभूत का, या संदिग्ध भूत का, या सामान्य भूत का, या पूर्णभूत का। तो अगर हम बात करते हैं भूतकाल की, तो भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। पूर्णभूत में क्या होता है? पूर्णभूत में काम पूरी तरह से भूतकाल में पूरा हो चुका होता है, वहाँ पे जो है पूर्णभूत होता है। जैसे कि अगर होता है लता गाना गा चुकी थी, तो भूतकाल में जो है काम खत्म हो चुका था गाना गाने का, तो वहाँ पे हो जाएगा पूर्णभूत। संदिग्ध भूत में जो है संदिग्ध होता है कि उसने किया है कि नहीं किया है। लता गाना गा चुकी होगी, तो ये जो है भूतकाल में कोई बात जब संदिग्ध हो, तो वहाँ पे संदिग्ध भूत होता है। जैसे कि लता गाना गा चुकी होगी, तो इसमें कंफर्म नहीं कि वो गा चुकी होगी कि नहीं। सामान्य भूत में क्या होता है? भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, जैसे कि लता गाना गाती थी, या लता ने गाना गाया, ये जो है सामान्य भूत का उदाहरण हो जाएगा। अपूर्ण भूत में क्या होता है? इसमें काम चल रहा होता है भूतकाल में, जैसे कि लता गीत गा रही थी, तो लता गीत गा रही थी, यहाँ पे अभी गाने का काम चल ही रहा था, तो ये अपूर्ण भूत का उदाहरण हो जाएगा। और इसके अलावा जो है दो और कौन से बच गए? तो इसके अलावा जो है संदिग्ध हो गया, सामान्य हो गया, पूर्ण भूत, अपूर्ण। इसके अलावा आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत में अभी अभी काम खत्म हुआ है, जैसे कि लता ने गाना गाया है, तो इस सेंटेंस में लग रहा है कि अभी अभी गा के खत्म किया है। आसन्न भूत में क्या हो जाएगा? लता ने गाना गाया है। और इसके अलावा एक हो जाता है हेतु हेतु मत भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो हेतु हेतु मद में क्या होता है? कोई शर्त होती है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। इसमें क्या होगा? भूतकाल में कोई काम होना था लेकिन किसी कारण से अगर ना हो पाए, तो वहाँ पे होता है हेतु हेतु मद भूत। जैसे कि यदि लता ने गीत गाया होता तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते, तो भूतकाल में उसने ऐसा किया होता, क्या किया होता? गाना गाया होता, तो क्या होता? सभी लोग उसकी तारीफ करते, प्रशंसा करते। तो ये जो है हेतु हेतु मत का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, या अधिकरण तत्पुरुष, या संप्रदान तत्पुरुष, या कर्म तत्पुरुष। तो परीक्षा केंद्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। तो जहाँ पे समास विग्रह करने पे कारक की विभक्ति आती है, वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा? तो जिस कारक की विभक्ति होगी वही तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए ये जो है संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पे जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए कि जो है राम राज्य, इसमें जो है कौन सा तत्पुरुष है? तो राम राज्य, इसका समास विग्रह क्या होगा? राम का राज्य, राम का राज्य। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। और इसके अलावा जो है धनहीन में बताइए
धनहीन में कौन सा समास होगा? और शोकाकुल, शोकाकुल में जो है कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? गगनचुंबी। तो यहाँ सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यानी कि सबों में उत्तम, सर्व में उत्तम, तो यहाँ पे जो है में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और धनहीन, धन से हीन, धन से हीन यानी कि जो है कौन सा हो जाएगा? से यहाँ पे आ रही है, से होगी अपादान कारक की विभक्ति। अगर अलग होने या दूर जाने के संबंध में, तो धन से हीन यानी धन से वो अलग हो गया या धन उससे दूर चला गया, तो यहाँ पे जो है अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। शोकाकुल, तो यहाँ पे जो है शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, यहाँ भी से आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो है दूर जाने के संबंध में नहीं है। शोक से आकुल यानी कि ये हो जाएगा करण कारक की विभक्ति, से या के द्वारा, तो शोक के द्वारा आकुल या शोक से आकुल, तो वहाँ पे जो है करण कारक हो जाएगा। गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, यहाँ पे हो जाएगा कर्म, को विभक्ति आ गई तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो ये जो वाक्य है पहली पुस्तक वापस करो, इसमें कौन सा विशेषण है? गणनावाचक या क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक या गुणवाचक? तो मैंने आपको विशेषण के 4 भेद बताए थे, एक तो गुणवाचक हो जाता है, और एक जो है संख्यावाचक, और एक जो है परिमाणवाचक, और इसके अलावा जो है एक आपको बताया था सार्वनामिक विशेषण। तो पहली ये जो है संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक में भी भेद होते हैं। संख्यावाचक में जो है जो भेद होते हैं किस किस तरह के होते हैं? तो संख्यावाचक में जो है एक हो जाता है पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक जिसमें पूर्णांक संख्या का बोध होता है, जैसे कि 1 2 3 ये सब आ जाएगा, 1 या 2 या 3 वगैरह। और इसके अलावा जो है अपूर्णांक बोधक, तो इसमें पूर्ण संख्या का बोध नहीं होगा। अपूर्णांक बोधक में जो है क्या होगा? इसमें आधा या 1.5 या 2.5 या 1.25 ये सब आ जाएगा। और इसके अलावा जो है क्रमवाचक, क्रम बोधक या क्रमवाचक जो है इसमें क्या होता है? इसमें जो है पहला दूसरा ये सब आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा ये सब। तो यहाँ पे पहली पुस्तक वापस करो, तो ये जो है किस में आ जाएगा? क्रमवाचक में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है समूहवाचक होता है, समूहवाचक में क्या होता है? इसमें जो है दोनों तीनों चारों ये सब आ जाता है, दोनों तीनों, दोनों यानी 2 का समूह, तीनों यानी 3 का समूह। और फिर जो है आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक इसमें जो है क्या होता है? इसमें दुगना तिगुना ये सब आ जाता है, दुगना तिगुना चौगुना ये सब। और फिर जो है एक होता है प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, तो इसमें जो है क्या आ जाएगा? एक एक, एक एक या हर एक, या 2 2 या 4 4 ये सब आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्रमवाचक हो जाएगा पहली पुस्तक, तो पहला पहली, दूसरा दूसरी ये सब जो है क्रमवाचक में आ जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जो है मैंने आपको बताया था यामा, आप याद रखेंगे। और शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय जो है इसके राइटर्स हो जाएंगे देहाती दुनिया के, शिव पूजन सहाय। और इसके अलावा जो है रेणु, ये जो है रेणु कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु इनकी जो है रचना याद रखेंगे मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल। और एक जो है इनका कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति। प्रेमचंद की जो है सेवा सदन हो जाएगी, सेवा सदन। और गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, और इसके अलावा कर्मभूमि। और इनकी जो है निर्मला, ये सब रचनाएं इनकी हो जाती है प्रेमचंद जी की। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शिव पूजन सहाय। फिर अगला क्वेश्चन है जितेंद्रिय में कौन सा समास, समास नहीं बताना है यहाँ पे, संधि। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा होगा जितेंद्रिय का संधि विच्छेद। जितेन धन द्रिय, जित धन इंद्रित नहीं होगा, जित धन इंद्रिय या जीत धन इंद्रिय। तो सी ऑप्शन यहाँ पे
जित धन इंद्रिय, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ है और इधर जो है ई है, तो आ और ई मिलकर के क्या बन गया? ए बन गया। तो जित धन इंद्रिय क्या बन जाता है? जितेंद्रिय। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? कुंडलिया और दोहा, रोला और उल्लाला, दोहा और रोला, और सोठा और दोहा। तो दोस्तों छप्पय, इसको कैसे याद रखेंगे? छप छप की आवाज़ किस में आती है? पानी में। और पानी से आप याद रखेंगे आरो, ठीक है। तो छप्पय जो है आर से हो जाएगा रोला और ओ से हो जाएगा उल्लाला। तो छप्पय जो है किसका मिश्रण है? रोला और उल्लाला का। इसी तरह से कुंडलिया का पूछा जाता है, कुंडलिया ये जो है किसका मिश्रण है? तो कुंडल, कुंडल अगर छीन के ले जाएगा तो चोट लग जाएगी कान में, फिर किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर, डी आर, ठीक है। तो डी से हो जाता है दोहा और आर से हो जाता है रोला। तो कुंडलिया जो है किसका मिश्रण है? तो दोहा और रोला का। फिलहाल यहाँ पे छप्पय का पूछा गया है, तो रोला और उल्लाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है? तो अंबर और अंबार दिया गया है। अमर अमराई, तो ये नहीं होगा। अंबर मतलब वस्त्र होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। अंबर मतलब वस्त्र और आकाश दोनों होता है। तो यहाँ पे जो है वस्त्र तो होता है अंबर मतलब, लेकिन अंबार का मतलब अत्यधिक नहीं होता। तो ये जो है ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अंबर मतलब आकाश होता है और एक फल, अंबार जो है एक फल होता है, एक फल होता है अंबार। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और इसके अलावा बताइए लक्ष्य और लक्ष्य, और इसके अलावा व्रण, व्रण और वर्ण, और वसन और व्यसन, ये जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, इनका जो है मीनिंग आपको बताना है। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य मतलब लाख, और लक्ष्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य। व्रण, व्रण का मतलब होता है घाव, और वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब एक तो अक्षर होता है और वर्ण मतलब रंग भी होता है। वसन, वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र, और व्यसन मतलब क्या होता है? बुरी आदत, बुरी आदत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब है जो छीण ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दिया गया है अक्षय। तो जो छीण ना हो सके उसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा अक्षय, जो नष्ट ना हो सके या छीण ना हो सके। और अनिकेत, अनिकेत किसको कहते हैं? जिसका कोई निश्चित सिद्धांत ना हो, जिसका निश्चित सिद्धांत ना हो, निश्चित सिद्धांत या मत न हो, उसको बोलते हैं अनिकेतु। और अनुश्रुत, अनुश्रुत, अनुश्रुत मतलब क्या होता है? तो जो पहले कभी सुना ना गया हो, जो पहले कभी सुना ना गया हो, जो पहले कभी सुना ना गया हो। और अमिट मतलब जो मिटाया ना जा सके। तो यहाँ पे अक्षय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब फिर से आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं तरु और तर। तो तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष, और तर मतलब क्या हो जाएगा? गीला। तो रात और गीला, तो गीला तो होता है तर मतलब, लेकिन रात नहीं होता तरु मतलब। भीगा भी होता है तर मतलब, लेकिन गर्मी नहीं होता। और वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष हो जाएगा और तर मतलब गीला हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वृक्ष और गीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताइए शाख और शाख, और इसके अलावा सित और शीत, और विपिन, और एक होता है विपन्न। तो दोस्तों शाख मतलब क्या होता है? शाख मतलब होता है शाखा, और ये वाला जो शाख है इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा। और सित मतलब क्या होता है? सित मतलब होता है दुर्बल। और शीत मतलब क्या होता है? ठंड, ठंडा या ठंड। और विपिन मतलब क्या होता है? जंगल। और विपन्न मतलब क्या होता है? गरीब। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, विभावना, अतिशयोक्ति या अन्योक्त। तो दोस्तों जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पे होता है विभावना। जहाँ पे कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा विभावना। बिनु पग चले यानी बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना, बिना कान के सुने। कर बिनु करम करे विधि नाना, कर मतलब होता है हाथ, और बिना हाथ के सारे काम करें, विधि नाना मतलब कई तरह से। तो विभावना यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब जो है क्वेश्चन पत्र लेखन से आपको दिए गए हैं। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो अर्धशासकीय पत्र जो है सरकारी कामकाज में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये कम औपचारिक होते हैं, यानी कि कम फॉर्मल होते हैं। और जो शासकीय पत्र होते हैं वो तो एकदम फॉर्मल होते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो है कम औपचारिक होते हैं। तो यहाँ पे अधिकारी को संबोधित करने की शैली क्या होती है? सेवा में निर्देशक, तो ये जो है औपचारिक हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा एकदम, ये नहीं होगा। महोदय भी नहीं होगा, ये भी औपचारिक हो जाएगा, मान्यवर नहीं होगा। यहाँ पे प्रिय श्री रमेश, प्रिय श्री रमेश तो कम औपचारिक होता है, तो इसलिए जो है प्रिय और जिसका नाम है वो लगा करके जो है अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है, संबोधित किया जाता है अधिकारी को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यह है जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन जब एक साथ अनेक प्रेषितियों यानी अनेक पाने वालों को जब एक साथ भेजा जाएगा तो उसको बोलते हैं परिपत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा परिपत्र। तो सरकारी पत्र अगर है या कार्यालय ज्ञापन है या ज्ञापन लेकिन अनेक लोगों को भेजा जाएगा तो परिपत्र उसको बोलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? पहला ऑप्शन है संभरक। तो संभरक इसको कहेंगे, इसका मतलब होता है आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता। और फिर दिया गया है बल्ब विभाग, उपलब्धता विभाग या अध्यक्ष। तो मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर को निरस्तीकरण करने के लिए आप जो है पत्र लिखेंगे किसको? संभरक को, जो आपूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो जो सरकारी पत्र होता है कई लोगों को भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका परिपत्र यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।